हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें पीबी शैली के लाइफ के बारे में और करियर के बारे में। तो पीबी शैली का पूरा नाम था पर्सी बैशी शैली। का जन्म 4 अगस्त 1792 ससेक्स इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन रिसीव करी है फाइन हाउस एकेडमी और इटॉन एकेडमी से। उन्हें लिटरेचर और साइंस का काफ़ी इंटरेस्ट था। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया था, लेकिन वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी राइटिंग जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी फर्स्ट गॉथिक नॉवल सेस्ट्रोजी से इन 1810। उनके नोटेबल वर्क रहे हैं ओzymandias, जो कि उन्होंने लिखा था 1818 में। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑड टू द वेस्ट विंड, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इन्होंने ये पब्लिश करा था 1819 में। इसके अलावा उनकी पोएम टू अ स्काई लार्क, जो कि पब्लिश हुई थी 1820 में, ये भी उनका एक नोटेबल वर्क रहा है। इसके अलावा एडोनाइस, जो कि उन्होंने 1821 में लिखी थी, जिसको उन्होंने डेडिकेट किया था जॉन कीट्स के लिए। तो ये सब उनके नोटेबल वर्क रहे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है, ओड टू द वेस्ट विंड पब्लिश हुई थी 1819 में, और इसके जो थीम है वो है क्रिएटिव पावर ऑफ नेचर, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, द रोल ऑफ पोएट एज अ प्रॉफिट, यानी कि गॉड्स मैसेंजर। इसके अलावा डिस्पेयर टर्निंग इनटू अ होप पोएम का एक और थीम है। साथ ही साथ ये पोएम हमें साइकिल दिखाती है लाइफ की, बर्थ और रीबर्थ की। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। अब पोएम की शुरुआती लाइन में पोएट कहते हैं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीम। इस लाइन में स्पीकर ने वेस्ट विंड को डायरेक्टली एड्रेस किया है। हवा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, नेचर का पार्ट है। ये भी कह रहे हैं कि ये जो वेस्ट विंड है, वाइल्ड वेस्ट विंड है, ये ऑटम की प्रेजेंस को दिखाती है, फॉल के सीजन को दिखाती है। बेसिकली ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को। आगे कहते हैं, दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन एनचार्टर फ्लिंग। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं जो विंड है वो इनविजिबल तो है, लेकिन जो उसकी पावर है वो हम महसूस कर सकते हैं। तेज हवा चलती है, हम उस चीज को महसूस कर पाते हैं, ऑल्दो हवा इनविजिबल होती है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, डेड ऑटम लीव्स, पतझड़ का मौसम होता है, पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, और इस चीज को स्पीकर ने कंपेयर किया है गोस्ट से, भूत से, जिसको एक्सोसाइज्ड किया गया है, यानी कि भगाया गया है बाय मैजिशियन। और यहाँ पे मैजिशियन बोला गया है विंड को, की वजह से पत्ते झड़ रहे हैं। बेसिकली ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है डेथ को, डिके को, कैसे जिंदगी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आगे कहते हैं, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हैक्टिक रेड। ये कलर डिस्क्राइब करते हैं डेड और डाइंग लीव्स को, पत्तों को। हेक्टिक रेड जो है फीवरिश कलर है, तो ऑफनली सिक पीपल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफ डिके को, कि जिंदगी खत्म हो रही है धीरे धीरे। आगे कहते हैं, पेस्टिलेंस स्टिक इन मल्टीट्यूड्स। अब यहाँ पे पीबी शैली ने पत्तों को यहाँ पर मतलब डिजीज से कंपेयर किया है, प्लेग की डिजीज से। ये जो इमेज है ये एम्फेसाइज कर रही है डेथ और सफरिंग को। आगे कहते हैं, ओ दाउ हु चैरियस्टिस टू देयर डार्क विंट्री बेड। अब दोबारा से शैली जो है विंड से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं उसको, और उसको एज अ ड्राइवर, एज अ चैरियटर बोल रहे हैं, तो रथ चलाता है, जो पत्तों को उसकी कब्र तक ले जा रहा है, ग्रेव तक ले जा रहा है। आगे कहते हैं, द विंग सीड वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हवा है वो सिर्फ पत्ते नहीं ले जा रही, सीड भी ले जा रही है, बीज भी ले जा रही है। ये जो सीड है इससे जमीन में दफना रही है, और ये अब बेजान हो चुके हैं, जैसे कोई बॉडी, इंसानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी इन ग्रेव्स। आगे कहते हैं, ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव। यहाँ पे मेटाफोरिकली बोला गया है कि ये जो सीड है, बीज है, ये अब मर चुका है, और ये वेट कर रहा है रीबर्थ का, अपने नए जन्म का। Until thine
azure sister of the spring shall blow। दोस्तों इस लाइन में स्प्रिंग के सीजन को ऑटम की सिस्टर बोला है, बहन बोला है। इसको डिस्क्राइब किया है एज अ एजोर, जिसको यानी कि ब्लू कलर। एक्चुअली ब्लू ये एक सिंबल है क्लैरिटी का, फ्रेशनेस का, यानी कि वो जो बीज है वो स्प्रिंग का वेट कर रहे हैं जब वो दोबारा से अपना जन्म ले पाएंगे। जहाँ ऑटम जो है वो डेथ और डिके के लिए माना जाता है, वहीं पे स्प्रिंग रीबर्थ के लिए माना जाता है। हर क्लैरिनोर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल, यानी कि जो स्प्रिंग का सीजन है वो एक ट्रम्पेट की तरह काम करेगा जो अर्थ को, पृथ्वी को जगाएगा। अर्थ जो है विंटर के टाइम पे डॉर्मेट हो जाती है, यानी कि वो सो जाती है एक तरीके से, या फिर वो सिंबलाइज करती है डेथ को। ड्रीमिंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, जो बर्ड्स होते हैं, जो कलियां होती है, वो स्प्रिंग के सीजन में खिलने लगती है। ये एक ऐसा मौसम है जब हर चीज खुशी से भरी हुई होती है। विद लिविंग ह्यूज एंड अडोर्स प्लेन एंड हिल, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो महक रही होती है, रंग बिरंगी लगती है। इस स्प्रिंग के सीजन में फ्लावर्स जो है वो ब्लूम करते हैं, जिसकी वजह से एयर में एक अच्छी फ्रेगनेंस होती है, कुछ हैप्पी हैप्पी होता है। यहाँ पे मेंशन किया है स्पीकर ने इस बारे में। ऑटम के साथ साथ स्प्रिंग का भी जिक्र कर रहे हैं। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर। वाइल्ड स्पिरिट क्या है? यानी कि वेस्ट विंड जो है उसको एक्नॉलेज किया गया है एज अ यूनिवर्सल फोर्स, क्योंकि हर चीज के आर पार घूम रही है। को डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर जो बोला गया है, ये एक पैराडॉक्स है कि विंड जो है वो तबाही भी मचाती है क्योंकि वो पत्तों को उड़ा ले जाती है, लेकिन इसके साथ साथ वो प्रिजर्वर भी है क्योंकि वो पत्तों के साथ साथ बीज जो सीड होते हैं उसको भी उड़ा ले जाती है और उसको मिट्टी में दफना देती है, जो स्प्रिंग के सीजन में ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। फिर हियर ओ हियर एक रिक्वेस्ट है पोएट की, चाहते हैं कि जो हवा है, जो विंड है, वो उसकी बात सुने ताकि वो स्पीकर का मैसेज जो है वो कन्वे कर पाए, दूसरों तक ही कर पाए, और साथ ही साथ अपनी स्पिरिट को रिन्यू कर पाए। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में जो थीम हमने देखे हैं वो नेचर के ड्यूअल रोल को देखा है, ऑटम और स्प्रिंग के जरिए। साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ को देखा है, रीबर्थ की देखिए साइकिल यहाँ पर, और विंड की पावर का जिक्र हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की ओर। दोस्तों एक और चीज जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं बताई, इस पोएम के टोटल 5 स्टैंजाज हैं। स्टैंजा के बाद मैं आपको एक छोटी सी समरी दूंगी कि ये स्टैंजा क्या हमें मैसेज देता है। आगे वो कहते हैं, Thou on whose stream mid steep sky commotion। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं वेस्ट विंड, इसके स्ट्रॉन्ग करंट है, यानी कि फोर्स है, मूवमेंट है, वो आसमान में फ्लो कर रही है एक स्टॉर्मी एनर्जी के साथ, एक तूफान भरी एनर्जी के साथ। लूज क्लाउड लाइक अ डिकेइंग लीव आर शेड। अब आसमान की बात कर रहे हैं कि आसमान में जो बादल है, जो क्लाउड्स हैं, उसको कंपेयर किया गया है डाइंग ऑटम लीव्स के साथ, पत्तों के साथ। बादल है वो भी आसमान में बिखरे हुए हैं, बहुत सारे हैं क्योंकि, और वैसे ही ग्राउंड पर पत्तियां जो है वो बिखर चुकी है विंड की वजह से। शूक फ्रॉम टेंगल्ड बाव ऑफ हेवन एंड ओशन। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि जो क्लाउड है वो भी हेवन की ब्रांच से बिखर चुके हैं। हेवन की ब्रांच यानी कि आसमान में क्लाउड बिखरे हुए हैं। बेसिकली ये माना गया है कि जो क्लाउड है वो एक पत्तियां हैं, और जो हेवन की ब्रांचेस यानी कि हेवन के जो स्काई और ओशियन है उसको पेड़ों की तरह यहाँ पर स्पीकर ने बताया है, इमेजिन किया है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है एज इफ जो स्काई और ओशियन है वो ट्रीज हो। आगे कहते हैं, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग दे आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ थाइन एरी सर्च। बादल है वो बारिश और बिजली को लाते हैं, वो लिंक किया है सेलेस्ट्रियल मैसेंजर्स एंजल्स के साथ। वो स्टॉर्म के एंजल्स हैं। ये जो स्टॉर्म क्लाउड्स है ये पूरे आसमान में फैले हुए हैं, तो अपनी एयर करंट को वेस्ट विंड के साथ राइड कर रहे हैं। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। अब क्लाउड्स को कंपेयर किया है ग्लोइंग हेयर के साथ,
वो हेयर जो हवा की वजह से ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। तो ये पता चलता है कि हवा कितनी ज्यादा तेज है। ऑफ सम फियर्स मेन नेट, फ्लाइंग हेयर है को अब बताया गया है ग्रीक माइथोलॉजी की एक फीमेल फिगर जो अपने पागलपन के लिए जानी जाती थी। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ हाइट, यानी कि स्टॉर्म हॉरिजन के बिल्कुल कोने से लेकर आसमान के सबसे हाई पॉइंट तक हवा फैली हुई है, ये बाल फैले हुए हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म दाउ ड्रिज, लॉक्स का मतलब ताले नहीं है, लॉक्स का मतलब है लटाएं, जो बालों की लटें होती हैं। क्लाउड्स है जिसको हेयर की तरह रिप्रेजेंट करा है, ये भयंकर तूफान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफ द डाइंग ईयर टू विच द क्लोजिंग नाइट विल बी डूम ऑफ वास्ट सेपल्चर, यहाँ पे बोला गया है कि जो विंड है एक फ्यूनरल सॉन्ग की तरह है। क्यों? क्योंकि विंटर के सीजन को डेथ का सीजन माना जाता है, तो ऑटम क्या हो गया, एक फ्यूनरल सॉन्ग हो गया, ऐसा यहाँ पे स्पीकर ने बोला है। रात को एक बड़े टूम, बड़ी कबर छत के रूप में सोचा गया है, जो ईयर के एंड में डेथ का सिंबल है। वेल्यूटेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, और ये जो टॉम है जिसको स्काई से रिप्रेजेंट किया गया है, वो तूफान से भरी हुई है। Vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst here. जो एयर है फुल कंडेंस्ड है, मॉइस्चर है, की वजह से वेपर बन रहे हैं। जो बादल है वो इस वेपर की भरने की वजह से काफ़ी उसमें वेपराइजेशन की वजह से इतने भर चुके हैं कि भयंकर बारिश आ सकती है। यहाँ पे जो फायर है वो एक्चुअल फायर नहीं है, ये बिजली के लिए सिंबल है। और साथ ही साथ यहाँ पे हेल यानी कि ओलों को भी जिक्र किया गया है कि बादल इतने ज़्यादा भर चुके हैं कि उससे भयंकर बारिश, भयंकर बिजली और ओले बरस सकते हैं। अगेन पोएट जो है वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्पीकर की मतलब पोएट की बात सुने। तो सेकेंड स्टेंजा में वेस्ट विंड को माइटी फोर्स माना गया है। यहाँ पे पहले जिक्र किया गया है जो पत्ते हैं उसको क्लाउड्स की तरह माना गया है जो बिखरे हुए हैं। जो क्लाउड्स हैं वो तूफानी क्लाउड्स हैं। इसको हेयर से रिप्रेजेंट किया गया है, बिखरे बालों से रिप्रेजेंट किया है। ऑटम को, इस वेस्ट विंड को फ्यूनरल सॉन्ग भी माना गया है। दोस्तों फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा था कि ऑटम और स्प्रिंग के बीच में कॉन्ट्रास्ट को दिखाया है, बर्थ और रीबर्थ के बीच में। और सेकेंड स्टेंजा में ऑटम की पत्तियों को क्लाउड से कंपेयर किया गया है। बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की। Thou who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean where he lay, lulled by the call of his crystalline streams. तो यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि वेस्ट विंड तुम अब जाग चुकी हो अपने मेडिटेरियन सी से। तो ये एक पीसफुल समर सीजन था, स्लम्बर था, वो टाइम था जब जो समुंदर है वो काफी शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई सो रहा हो। उस वक्त समुंदर काफी क्लियर था। बेसिकली इस स्टेंजा में स्पीकर बोल रहे हैं कि जो वेस्ट विंड है ये ओवर पावर कर लिया है समुंदर को, सी को। आगे कहते हैं बिसाइड अ प्यूमिस आइल ऑफ बेस पे एंड सॉ इट स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स क्वारिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। इस लाइन में बोला गया है कि एक वॉल्केनिक आइलैंड भी है उसके पास, इसमें एशियंट रोमन रिजॉर्ट एरिया बना हुआ है। बोला गया है जो समुंदर जब सो रहा है तो वो सपनों में देख रहा है कुछ एशियंट बिल्डिंग्स, पुरानी इमारतें। ये जो पुराने खंडर है ये साफ और चमकदार पानी के जो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ असली पानी के नीचे डूबी हुई विरासत है, एशियन बिल्डिंग्स हैं, दूसरी तरफ ये एक सपने का भी एहसास दिलाती है। All overgrown with azure moss and flowers, so sweet the sense faint, picturing them, thou for whose path the Atlantic's level powers. समुंदर के अंदर ये जो एशियन बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, ये काई से, मूस से और सी फ्लावर से घिरी हुई है, कवर्ड है पूरी। देखेंगे इसकी जो ब्यूटी है वो इतनी टेंस है कि वो सारी सेंसेस को ओवरवेल्म कर रही है। Cleave themselves into charms, while far below the sea blooms and the oozy woods which wear the shapeless foliage of the ocean know. यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि ओ वेस्ट विंड,
हमारा जो पाथ है वो इतना पावरफुल है कि जो माइटी अटलांटिक ओशन है वो भी स्प्लिट हो गया इनटू डीप क्रैक्स। और ये जो समुंदर के अंदर इतने फूल खिल रहे हैं, इतनी काई जम रही है उस वुड पर, एशियंट चीजों पर लाइफलेस लीफ जैसा कुछ ग्रो कर रहा है समुंदर के अंदर। द वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर एंड ट्रम्बल दैट डिस्पॉइल देमसेल्फ ओ हियर। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि जो समुंदर के प्लांट्स है, वेस्ट विंड तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो भी तुम्हें पहचान रहे हैं, तुम्हारी वजह से डर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रंग फीका पड़ गया है, तुमसे डर रहे हैं और जिसकी वजह से वो बिखर रहे हैं, झड़ रहे हैं। यानी कि जो स्टॉर्म है उससे वो प्लांट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन पोएट बोलते हैं वेस्ट विंड से कि वो स्पीकर की बात सुने। यहाँ पे बताया गया है कि जो वेस्ट विंड है उसने समुंदर पर भी ओवर पावर कर लिया है। इसमें एशियन रूइंस की बात की है, एशियन बिल्डिंग्स की बात की है जो खंडर बन चुकी है, ओशन स्प्लिट हो चुका है और सी लाइफ में डर का माहौल है। यानी कि विंड की पावर इतनी ज्यादा इंटेंस है कि हर कोई उससे डर रहा है। आगे कहते हैं, इफ आई वर डेड लीव दाउ माइटेस्ट बियर, इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद thee, a wave of to pant beneath thy power and share। दोस्तों फोर्थ स्टेंजा में जो पोएम की टोन है वो और ज्यादा इमोशनल और पर्सनल बन चुकी है। यहाँ पे पीबी शैली दिखा रहे हैं जो विंड का इफेक्ट है नेचर पर, और पीबी शैली अपनी जुदाई और अपने दुख दर्द का भी एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे स्पीकर इन लाइनों में शुरू की कह रहे हैं, अगर मैं भी मर जाऊं, मैं भी एक डेड लीफ होता तो तुम मुझे भी ऐसे ही कैरी करती वेस्ट विंड। या अगर मैं भी एक फास्ट मूविंग क्लाउड होता तो मैं भी तुम्हारे साथ उड़ सकता। या अगर मैं समुंदर की कोई लहर होता, एक वेव होता, तो मैं भी तुम्हारी एनर्जी के साथ मूव करता, तुम्हारी स्ट्रेंथ के अंदर, तुम्हारी फोर्स के अंदर मैं भी सांसें ले पाता। आगे कहते हैं, द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि अगर मैं भी तुम्हारे जितना ही आज़ाद होता, फ्री होता, मैं भी तुम्हारी वजह से इतनी पावरफुली मूव कर पाता। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे जितना भी फ्री नहीं, तुम्हारी जितना भी कंप्लीटली फ्री नहीं होना चाहता मैं। यहाँ पे पीबी शैली ने एड्रेस किया है वेस्ट विंड को कि तुम अनकंट्रोलेबल हो, तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, तुम्हारी कोई लिमिट भी नहीं है। यहाँ पे आगे वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं खुद भी होता, अगर मैं अपने बचपन में भी होता, उस वक्त भी मैं आज़ाद था, मैं फ्री था और मुझे कोई रोक नहीं पाता था। आगे कहते हैं, द कॉम रेट ऑफ दाई वंडरिंग्स ओवर हेवन एज देन वेंट टू आउटस्ट्रिप दाई स्कायर स्पीड, scarce seemed a vision I would ne'er have striven। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारा एक कंपेनियन होता, मैं भी आसमान में फ्रीली घूम पाता। बोल रहे हैं कि पहले मुझे ये जो आइडिया था कि तुम्हारी जितनी स्पीड से मैं फ्री हो पाता, मूव कर पाता, ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रियल चीज़ है। मैं उस तरीके से पहले प्रेयर नहीं करता था, स्ट्रगल नहीं करता था जैसे मैं अब कर रहा हूँ। As this with thy in prayer in my sore need, oh lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thrones of life, I bleed। स्पीकर बोल रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी में है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है। वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम मुझे भी उन लीफ की तरह, उन क्लाउड की तरह और उन लहरों की तरह ले चलो। जिंदगी इतनी ज़्यादा पेनफुल हो गई है मेरे लिए, ऐसा लग रहा है कि मैं कांटों पर गिर रहा हूँ। यहाँ पे स्पीकर जो है वो इमोशनली और स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने इन लाइनों में बताया है। A heavy weight of ours has changed and bowed, one to like thee, tameless and swift and proud। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं जो वक्त का बर्डन है उनके ऊपर, जो सफरिंग का बर्डन है उनके ऊपर, उसने स्पीकर को, पोएट को कुचल दिया है। वो कह रहे हैं कि वेस्ट विंड, मैं भी तुम्हारी तरह ही पहले आज़ाद था, अपने आप पे प्राउड फील करता था,
लेकिन अब मैं टूट चुका हूँ। तो यहाँ पर पीबी शैली की इच्छा है कि वो भी वेस्ट विंड की तरह आज़ाद हो पाए, फ्री हो पाए। अपने इमोशन को इस स्टैंजा में उन्होंने एक्सप्रेस किया है। फिफ्थ स्टैंजा में वो कहते हैं, मेक मी thy right even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumblet of the mighty harmonies. फिफ्थ स्टैंजा में पीबी शैली ने वेस्ट विंड को एज अ क्रिएटर और एज अ डिस्ट्रॉयर बताया है। और इन लाइनों में पीबी शैली वेस्ट विंड से कह रहा है कि तुम मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दो। ये हार्प होता है, या फिर फॉरेस्ट के उन ट्रीज की तरह बना दो जो विंड के साथ साथ मूव करते हैं, प्ले करते हैं। पर मैं अपनी एनर्जी ऐसे खो रहा हूँ, अभी भी विंड तुम मुझे इंस्पायर करो, तुम मुझे मूव कर पाओ। विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टोन, स्वीट दाउ इज सैडनेस, बी दाउ स्पिरिट फियर्स, माई स्पिरिट बी दाउ मी इम्पेचुअस वन। यहाँ पे पीबी शैली ये कह रहे हैं कि जो तुम पावरफुल म्यूजिक बनाते हो अपने क्योस से, अपनी हवाओं से, वो एक सीरियस, एक रिफ्लेक्टिव मूड होता है ऑटम सीजन का, मेरे लिए भी और फॉरेस्ट के लिए भी। इसका रिजल्ट ब्यूटीफुल होता है, ऑल्दो इसके साथ साथ कुछ दुख और दर्द भी होते हैं। अगेन पीबी शैली बोलते हो कि तुम मेरी स्पिरिट बन जाओ विंड, मेरे ऊपर टेक ओवर कर लो, एक पैशनेट और एक अनस्टॉपेबल फोर्स हो। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक withered leaf to quicken a new birth and by the incantation of the verse. यहाँ पे स्पीकर विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मेरे लाइफलेस थॉट्स हैं, ओल्ड डेड थॉट्स हैं, उसको पूरी दुनिया में फैला दो, जैसे कि तुम पत्तियों को फैला देती हो अपनी हवा से। इसकी वजह से जो सीड्स भी होते हैं वो कहीं पे जाके उग जाते हैं। ऐसे ही मेरे आइडिया जो हैं पुराने हो चुके हैं उसको भी उड़ा ले जाओ, जिससे नए आइडियाज जो हैं वो बन पाए। तुम कैसे करो? बाय द मैजिकल पावर ऑफ दिस पोयम, scatter as from an unextinguished hearth, ashes and spark my words among mankind, be through my lips to unawakened earth. यहाँ पे स्पीकर अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि तुम मेरे थॉट्स को उड़ा ले जाओ, दुनिया में फैला दो, जो पोएट्री है वो पूरी ह्यूमैनिटी में स्प्रेड हो जाए। जो पोयम है ये एक मैजिकल स्पेल की तरह काम करे, जिससे दुनिया में चेंज और विजडम आ पाए। The trumpet of a prophecy, O wind, if winter comes, can spring be far behind? इस लाइन में स्पीकर ने एक फाइनल नोट दिया है जो कि है होप, उम्मीद। पर डार्क और हार्श टाइम यानी कि विंटर अगर यहाँ पर है तो ये तो पक्का ही हो गया है कि जो स्प्रिंग है, जो न्यू लाइफ का प्रतीक है, वो तो आएगी ही आएगी विंटर के बाद। तो यहाँ पे पीबी शैली ने यूज किया है विंड को एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्ट करेगी एक चेंज के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और एक एंड में पोएम के ये होप दी है, अगर डार्क टाइम के बाद हमेशा एक नई सुबह आती है। दोस्तों आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।